हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। मतलब जो है ना ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए अब प्रिंसिपल हम लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे जो है ना एनर्जी बढ़ते जाएगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी फिल इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। कहने का मतलब क्या था कि सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल जो रहेगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद जो है ना उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उसमें डालेंगे। इसी तरह से ना हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अब आप प्रिंसिपल देखे थे, उस वो जो है ना एक तरह का मतलब एक रूल वहाँ पे आ गया। जो है ना दो हम लोग यहाँ पे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो थ्योरी है, एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक हुंड्स रूल है। तो दोनों देखेंगे क्या होता है, समझते हैं दोनों को। तो सबसे पहले ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं। ये तीनों जो है ना, ये तीनों रूल है या तीनों थ्योरी जो है, ये तीनों मिला के हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखेंगे तो तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो पहला चीज़ तो हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए, ये दोनों चीज़ आप समझते हैं इसको। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये जो है ना बहुत सिंपल सा इसका थ्योरी है। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जब भी दो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में रखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ना वो अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा इसका फंडा है। इसका जो कहना है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रखेंगे तो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक तो ये है। इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। तो इसको दूसरे तरह से हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज क्या है ना कुछ हो जाए, स्पिन क्वांटम नंबर तो जो है ना दोनों का डिफरेंट आएगा ही आएगा। तो ये यहाँ पे बस यही चीज़ बोले हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, किसी एटम में उसका सेम वैल्यू नहीं होगा, किसका, चारों क्वांटम नंबर का। यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन का एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। ठीक है ना, नो टू इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो सेम कौन नहीं होता है, तो यहाँ पे सीधे जो है ना स्टार्टिंग में हम बता दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है कि ऑर्बिटल कैन कंटेन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। यानी कह रहा है कि कोई जो ऑर्बिटल होगा मैक्सिमम जो है कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो देखो यहाँ पे जो है ना ऑर्बिटल हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, बॉक्स की तरह से देखे ही थे। इसका ऑर्बिटल पी का, डी का, सब में क्या है, बॉक्स बनाते थे यहाँ पे। तो इस जो है ना इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का स्पिन है अपोजिट है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं ना, तो या तो ऐसे लिखो नहीं तो ऐसे लिखो। जो मोर जनरल जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो जनरली ये ना इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब यही लिखा रहेगा तुमको सब जगह। ऐसे अगर ये अप करेंगे तो ये डाउन करेंगे, ये डाउन करेंगे तो ये अप करेंगे। लेकिन अगर एक जगह ऐसे लिख रहे हैं ना तो सब में वैसा ही लिखना पड़ेगा, या अगर कहीं ऐसे लिख रहे हैं तो सब में ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल ट्रेडिशन है इसको फॉलो करते हैं तो यही सब जगह इस तरह से तुमको दिखाई देगा। तो ये कुछ हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बस इसका यही कहना था कि कोई दो इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी एक ऑर्बिटल में तो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए था। बस इतना ही कहता है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। दूसरा हुंड्स रूल हम लोग देख रहे हैं, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। तो हुंड्स रूल क्या बोलता है कि हुंड्स रूल जो है ना, पहले किसके लिए, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हुंड्स रूल जो है ये बोलता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो होगा पीडीएफ ऑर्बिटल्स। तो पीडीएफ ऑर्बिटल जो होता है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है। पी में क्या होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, सिमिलरली डी में क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये पाँचों जो है ना एक तरह से डीजेनरेट ऑर्बिटल है। और सही जो है ना एफ में 7 ऑर्बिटल्स रहेगा तो वो भी क्या होगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होगा। तो ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल
इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो होगा पीडीएफ ऑर्बिटल्स में, तो पीडीएफ क्या होगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी पीडीएफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबसेल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच और सिंगली ऑक्युपाइड। कहने का मतलब कि पीडीएफ जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है तो उसमें क्या कह रहा है कि सब जब तक कि सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाएगा, मतलब कि सब जो ऑर्बिटल है जब तक सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाए, मतलब कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाए तब तक हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ ना, इसको हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ना लिख लेना है सबको, और इसको हटा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, इसमें जो है ना इसको हम लोग समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो होगा पीडीएफ में क्या होगा, कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबसेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ईच और सिंगली ऑक्युपाइड। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि पी ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है, तो सपोज करो पी लिए, तो इस तरह से ना ऑर्बिटल हम लोग ले लिए। तो जैसे अगर कह रहा है कि हम लोग जो है ना पी में सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे ना, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, जैसे 2 इसमें रख दिए, किसमें रख दिए। तो हुन्स रूल कहता है ना कि इलेक्ट्रॉन जब भी हम लोग फिल करेंगे, ठीक है, तो जैसे यही मान लो कि पी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो फिल करते समय ध्यान देंगे कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालें, एक इलेक्ट्रॉन, ये पी एक्स मान लो, ये पी वाई, ये पी जेड, ठीक है ना, सिमिलरली ऊपर में भी। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए, उसके बाद जो है ना दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए। अब जो है ना अब फोर्थ आएगा तब जाके जो है पेयरिंग करेंगे। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन रहता तो यहाँ पे डालते ऐसे, तो सबसे पहले सब सिंगली ऑक्युपाइड होगा इस तरह से, ठीक है ना, तभी जो है इसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाके पेयरिंग करेंगे। तो ये सही तरीका है, ये क्या है, गलत तरीका है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, वो वहाँ पे आएंगे, तो उस केस में ना हम लोग को इस तरह से नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है। मतलब कि सबसे पहले सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर गया, ठीक है, तो उसके बाद पेयरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे सब में भर गया ना, अब चौथा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पेयरिंग होगा। और इसके पहले क्या था, ये खाली था ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये यहाँ जाना चाहिए था, जो यहाँ पे दिखा है। तो सेम ऐसा पी में भी होगा और डी में भी होगा, और ठीक है किस में होगा, एफ में भी होगा। तो हम लोग को तो डी तक का देखना ही है, तो डी में देखेंगे ही। तो अब इसका जो है ना एक सिंपल सा मतलब रूल भी मतलब बता रहा था कि ऐसा क्यों करेंगे। तो उसमें ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग आइडेंटिकल इन चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज होता है तो उसके कारण एक दूसरे को रिपेल करेगा जब एक ही ऑर्बिटल में रहेगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल इन चार्ज है, तो एक ही ऑर्बिटल में रखेंगे ना तो दोनों रिपेल करेगा। तो उसके कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेगा, तो ये क्या होगा ना, इस ऑर्बिटल से शिफ्ट होकर यहाँ पे अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि दिस रिपल्सन जो है ना मिनिमाइज किया जा सकता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन मूव एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल बाई ऑक्युपाइंग डिफरेंट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे क्या ना कि पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तीनों क्या हो गया, डिजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये भी पी एक्स पी वाई पी जेड, तो तीनों क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मूव करके यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, बिकॉज यहाँ पे रिपल्सन क्या है, बहुत ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रख रहे हैं, उसमें भी जो है ना कुछ इस तरह से सिचुएशन है। तो जब तक पेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक कि सब जो है सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा, बस जो है जैसे इसके पहले हम लोग देख लिए उसमें क्या था कि एक ही ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रखेंगे लेकिन दोनों अपोजिट स्पिन का होगा। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखे थे अभी। उसके बाद ये हुन्स रूल में बोलता है कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, पीडीएफ, उसमें क्या है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। तो ये सिंपल सा है, तो इसमें बस जानने के लिए क्या है कि सब में सिंगली डालना है फिर पेयरिंग करना है, और एक डिजेनरेट ऑर्बिटल के लिए ये वाला चीज़ वैलिड है, बस इतना ही है। अब क्यों ऐसा होगा, तो रिपल्सन होगा, इसके कारण ऐसा होगा। उसमें एक चीज़ और जो है ना यहीं पे जानना है, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी।
तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी क्या होता है, तो ये डिफिनीशन कहीं पूछेगा नहीं, ठीक है ना, निकालने के लिए देता है, फिर भी हम डिफिनीशन लिख दें यहाँ पे, रटने का ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ लेना, दिमाग में बैठ जाए तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या है ना कि इट इज़ नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन, ये टोटल एक तरह से ओरिएंटेशन बताता है, और ये ओरिएंटेशन जो आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 2s+1 आता है, ठीक है। ये बताता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर ये जो है ना एस होता है। तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग में स्पिन एंगुलर मोमेंटम का टोटल जो है ना ओरिएंटेशन बताता है, और ये टोटल ओरिएंटेशन जो होगा वही स्पिन मल्टीप्लाइसिटी हो जाएगा। और ये स्पिन मल्टीप्लाइसिटी कितना आएगा, ठीक है ना, 2s+1, टोटल जितना पॉसिबल ओरिएंटेशन होगा तो ये 2s+1 होता है। तो जहाँ पे n क्या है, ठीक है, टोटल स्पिन हम लोग बोल देते हैं, n इज टोटल स्पिन या टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब जो है कि टोटल स्पिन कैसे निकालेंगे और इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। बिकॉज क्या होता है वो कहीं पूछता नहीं है, ठीक है ना, मैक्सिमम जगह तो डिफिनीशन में नहीं लिखा होगा। तो एक्चुअली है ना कि स्पिन मल्टीप्लाइसिटी निकालने के लिए देता है। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन कैसे देगा, उसके बाद निकालेंगे कैसे। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि सिंपली जो है ना बोल दिया कि 1s2 का जो है स्पिन मल्टीप्लाइसिटी बताइए। तो 1s2 जैसे ही हम लोग देखेंगे ना तो इस तरह से बना देंगे, यहाँ पे जैसे बना हुआ है, ठीक है, बॉक्स बनाएंगे 1s2 में जो है ना, बॉक्स बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर जैसे देखो यहाँ पे बना दिए एक बॉक्स। अब यहाँ पे देखो s2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या होगा, जो है दोनों अपोजिट स्पिन का होगा। एक ही ऑर्बिटल है ना इसमें, ये तो डिजेनरेट जैसा है नहीं, तो एक ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको वैल्यू जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होगा। और हम लोग तो जान ही रहे हैं, एक का प्लस आप लेते हैं तो दूसरे का माइनस आप, तो इसका प्लस आप इसका माइनस आप, दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे टोटल स्पिन जो आएगा ना ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1s2 का, ठीक है, 1s2 का अगर हम लोग स्पिन मल्टीप्लाइसिटी निकालेंगे तो 2s+1, 2 × 0+1 क्या हो जाएगा 1, तो ये सिंगलेट हो जाता है, ठीक है ना। नाम है स्पिन मल्टीप्लाइसिटी, अगर 1 हो जाए तो सिंगलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो 3p2 है, ठीक है, और भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो जैसे मान लो 3p2 है तो p बनाएंगे तो कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, p मान लो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गया ना, px p/pz, ठीक है, ये ऑर्बिटल हो गया px p/, और ये pz। तो इसमें अगर बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 ही है। तो इस केस में ना इसका स्पिन +12 और इसका भी स्पिन क्या है +12, दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा इसका। तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2s+1, तो इसका वैल्यू कितना है 1, 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा ना, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है ना। 1 वाले को सिंगलेट, 2 वाले को ट्रिपलेट, बाकी अलग अलग का भी हम लोग जो है ना निकाल सकते हैं। जैसे जो है ना तुम लोग बनाना इसमें 3d4 का निकालेंगे तो क्या होगा। तो ये जो है स्पिन मल्टीप्लाइसिटी है, बेसिक सिंपल सा चीज़ है, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ टिपिकल दिख नहीं रहा होगा, बस ये समझ में आना चाहिए कैसे होता है। तो ये तो अभी तुमको दिख भी रहा है, जो है ना नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा वो। तो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों लिखेंगे और उसके बाद कैसे लिखेंगे, और लिखेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा और उसको समझेंगे। और अगर कोई जो है ना मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा होगा तो क्यों दे रहा होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, अब कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना, तभी तो करेंगे, बिना कोई फ़ायदा का कोई काम तो होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ कर मतलब प्रॉफिट दे रहा होगा। तो ऑफ कोर्स बहुत प्रॉफिट देता है, मतलब बहुत फ़ायदे वाला चीज़ है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, इसमें क्या होता है ना, एक किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, चीज़ का मतलब क्या, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हम लोग बताते हैं उस एलिमेंट का, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा।
अगर किसी एलिमेंट का जो है ना अरेंजमेंट पता हो कि इस एलिमेंट का ऐसा अरेंजमेंट होता है, तो उससे जो है ना उसका प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। तो अगर मान लो सब एलिमेंट का हमको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पता है, तो सब एलिमेंट का जो है ना एक तरह से हम लोग को प्रॉपर्टी का आइडिया लगेगा। और अगर एक का आइडिया लग गया, दूसरे का आइडिया लग गया, तो हम लोग जो है ना आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं वहाँ। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, ताकि उससे जो है ना उसका प्रॉपर्टी जानने में हेल्प मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स क्या है, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग प्रॉपर्टी बताते हैं, मतलब बता सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आइडिया लग सकता है कि क्या क्या चेंजेस वहाँ पे आएगा, उसके हिसाब से उसका क्या प्रॉपर्टी होगा। तो अब क्या क्या प्रॉपर्टी होगा ना, उसको हम लोग देखेंगे, बहुत जगह पढ़ना होगा, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में भी देखना होगा, उसके बाद फिर और भी बहुत ज़्यादा सारा चैप्टर है, उसमें भी देखना है। जैसे जो है ना पी ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा, डीएफ में है, वो सब में है, और भी बहुत जगह कुछ कुछ आते रहेगा। खासकर ये पीरियोडिक टेबल और ये इनऑर्गेनिक का दो तीन चैप्टर है, उसमें ज़्यादा दिखेगा। तो इसको हटाते हैं, सबको कॉपी कर लेना है। जो है ना अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखो बहुत आसान है, बस उसमें 2-3 चीज़ का ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ का। उतना कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पे जो है उसको हम लोग समझेंगे। तो एक जनरलाइज क्वेश्चन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, वो सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बस समझा दिए क्यों करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाला है उसको हम लोग समझेंगे। तो पहले कैसे निकालेंगे उसके लिए जो ना एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, write down the electronic configuration of the following and report number of unpaired electrons in each, ठीक है ना, सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी बताना है। तो अब जो है इसमें जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास। सबसे पहले है मैग्नीज 4+ आयन, दूसरा में जो है बी में हम लोग ले रहे हैं क्रोमियम 2+ आयन, सी में ले रहे हैं निकेल 2+ आयन, उसके बाद डी में ले रहे हैं जो है ना जिंक 2+ आयन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है इस तरह से। तो इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने कहेगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने के पहले जो है ना एक आसान सा लेते हैं, 1-2, उसके बाद फिर इस पे आ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा ना मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का बोल दिया तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अभी एटलीस्ट जो है ना 1 से लेकर 30 तक सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम के बाद क्या, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। मिनिमम मतलब 30 तक मिनिमम जो है ना सबको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो रटो, ठीक है। 10 बार 20 बार जो है ना खुद बोलोगे ना तो अपने याद हो जाएगा। कोई भी जो है टेक्निक जो है लगाने का ज़रूरत नहीं है।
और उसमें क्या है, टेक्निक लगाओगे तो पहले टेक्निक याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद जब उसको जो इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब तुमको एग्जैक्टली याद रखना होगा, तो उस टेक्निक को पहले याद करोगे, उसके बाद फिर है ना उसको लिखोगे, उसके बाद तुमको जाके एलिमेंट मिलेगा। उससे बेहतर है ना 10 बार बोल दो, 20 बार बोल दो, या 10 बार लिख लो ना, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लेना, तो यहाँ पे जैसे देखो मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हैं तो मैग्नीशियम का 12 है ना, तो 12 है, तो इसके लिए हम जो है ना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैग्नीशियम 12 है, तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s आएगा, सबसे कम एनर्जी लेवल वाला, तो s में कितना जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है 2s आता है, उसके इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 जाएगा, 1s2 2s2, उसके बाद किस में जाएगा 2p6, ठीक है ना, 2p आता है उसके बाद, तो इसमें कितना जाएगा 6, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s आता है, तो 3s में इसमें कितना जाएगा 2। तो मतलब सबसे पहले ना ऑर्बिटल लिखना है एनर्जी के हिसाब से, तो इसके पहले जो है ना n+l रूल से करके बताए थे, तो उसमें क्या है कि तुमको याद रखना पड़ेगा कम से कम, नहीं तो कितना n+l रूल से करोगे इस तरह से, या फिर वो टेबल बनाओगे जो टेबल बनाए थे, तो उससे बेहतर है 30 तो कम से कम ना रट लो। आगे भी कर सकते हो तो आगे भी रट लो, बिकॉज DF पढ़ेंगे, DF नहीं F जो है, उसके बाद क्या कहता है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वो सब में भी आता है, तो उतना नहीं, अभी फिलहाल 30 तक याद रखो, उसके आगे जो होगा बताएंगे कैसे जो है ना चेंजेस करता है उसमें। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब ये जो एनर्जी लेवल है ना लास्ट क्लास में लिखाए थे, तो उसमें बस हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। तो हमको जो है ना 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो देखो 2 4, ठीक है, और ये 10 10 2 12, तो बस इतना ही में तो कंप्लीट हो गया। तो जो है ना मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया मैग्नीशियम का। बस यहाँ पे देखो ये K सेल आ गया, और जो है ना K के बाद क्या था ये L सेल आ गया, और ये M सेल आ गया। तो मतलब ये सिंपल है। और सही जो अगर बोलता कि क्लोरीन का बताइए, तो क्लोरीन का हम लोग बता सकते हैं आसानी से, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। उसके बाद कितना था ये 12 था ना, तो 3p5, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 10 हो गया, 17 हो गया, इसका 17 होता है। तो इस तरह से आसानी से बता सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, आसानी से इसको कर सकते हैं। अब स्कैंडियम का अगर मान लो पूछता, स्कैंडियम ये कितना आता है 21, तो स्कैंडियम का लिखता तो क्या लिखते 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना, 3p6 4s2, कितना हुआ ये 10 हो गया ना, और ये 10 हो गया, और 3d1, तो ये हो जाता नेक्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ तक हो जाता, ये 21 आ जाता है, ये 10 और ये 21। तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये जनरलाइज है, मतलब कि मतलब जनरलाइज है, मतलब बेसिक है कि ये इस तरह से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले ना मैग्नीज को देखते हैं, तो Mn4+, ठीक है। मैग्नीज का कितना होगा 25, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है 21, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, ठीक है ना 25, तो 25 है इसका। तो 25 आ गया। तो अब देखो 25 इलेक्ट्रॉन्स था मेरे पास, तो 25 इलेक्ट्रॉन्स था, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s2, और ये 3d5, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये क्या है ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पहली बार लिखेंगे ना तो पूरा इस तरह से लिखेंगे, नहीं तो सीधे जो है ना इसको लिख सकते हैं 18 आर्गन, 18 तक तो सेम ही होगा ना, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2 3d5, मतलब इस तरह से हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरह से लिखना, बिकॉज क्या है कि तुमको याद करने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, नहीं तो ये भी याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन इस तरह से बना के लिखेंगे, उसके बाद फिर इसमें आ जाएंगे सीधे सीधे। तो जैसे मैग्नीज का हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैग्नीज 4+ है, तो 4+ कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। जैसे Na है तो Na से Na+ गए, ठीक है ना, तो सोडियम को कितना होता है 11 होता है ना, 281, तो इसमें Na से Na+ गए तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया निकल गया, तो ये यहाँ पे प्लस में आ गया। तो
M मैग्नीज 4+ गया तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। तो अब देखना है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में तो जो है ना ये वाला इधर वाला इसको हम लोग लिख देते हैं, ऐसा नहीं भी लिखेंगे सीधे तो काम चल जाएगा। 2s2 2p6 3s2, ठीक है 3s2, और उसके बाद क्या है 3p6 4s2 और ये 3d। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब पहले क्या था, पहले कुछ ऐसे था जो है ना, इसको लिख रहा है 3d5 था तो कुछ ऐसे था ना, कुछ ऐसे था मेरे पास, ठीक है। ये 4s था और ये, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो ये जो था 3d था। तो इसमें क्या था 2 इलेक्ट्रॉन था और इसमें क्या था 5 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन था, तो जो है ना हम लोग क्या किए यहाँ पे, इससे जो है हम लोग कहाँ गए, ये था किसका, मैग्नीज का था ये। मैग्नीज से ना इसमें गया तो हम लोग क्या किए 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से निकाल दिए, तो ये तो ऐसे रह गया, और इसका जो है ना कुछ इस तरह से हम लोग बना दिए 1 2 3, ठीक है, और ये 5, तो जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना मैग्नीज 4+ का यहाँ पे आएगा। तो ये जो है ना कि सही है कि गलत है। तो ऑफ कोर्स जो है ये जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो बनाया है ना ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे कि गलत है। तो देखो देखो जैसे हम, मेरे पास क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है मैग्नीज से। तो मैग्नीज से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहला ऑर्बिट कौन सा होगा 1 का, दूसरा ऑर्बिट 2, तीसरा ऑर्बिट 3, या चौथा ऑर्बिट कौन 4, चौथा ऑर्बिट 4। तो ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा होगा 4s होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, ठीक है, सबसे कम किससे होगा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे कम जो सबसे बाहर होगा। तो सबसे बाहर में कौन सा इलेक्ट्रॉन है 4s में, तो 4s में जो इलेक्ट्रॉन है ना सबसे बाहर है, तो उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन सबसे कम है, तो अट्रैक्शन सबसे कम है ना, तो सबसे पहले वो निकलेगा, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग बनाएंगे तो इसका एक्चुअली होगा क्या, इसमें हम लोग इसको देखते हैं जिसमें क्या चेंजेज आएगा, ठीक है। ये तो गलत हो गया। तो इसमें देखो जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इससे 2 जाएगा, ठीक है। तो सबसे बाहर वाले से जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये खाली हो गया, 4s 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया सबसे बाहर वाले से, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो, तो 1 2 3, ये दोनों क्या हो गया निकल गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3d3, ठीक है। तो ये सही है मेरे पास, ये जो बना ना ये सही बना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले बाहर वाले सेल से निकालेंगे, उसके बाद अंदर वाले सेल से। तो सबसे बाहर वाला 4s है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ऐसे आ गया, उसके बाद उसके अंदर वाले से 2 और निकालना था तो यहाँ से निकाल दिया तो कुछ ऐसे हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। पेयर्ड अनपेयर्ड कहने का मतलब क्या हुआ ना, जैसे दोनों एक साथ है तो पेयर में है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये देखो जो है ना अलग है अकेले है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो पहला मेरा जो केस था यहाँ पे मैग्नीज का, तो मैग्नीज का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ जो हम लोग लिखे थे ना स्टार्टिंग में, तो इस केस में क्या हो जाएगा 4s2 जो लिखे थे ना 4s 0 हो जाएगा, और 3d5 जो था 3d क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिख रहे थे हम मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एग्जैक्टली आर्गन लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे या तो ऐसे लिख सकते हैं ना 4s 0 3d3, ठीक है, या फिर सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
आर्गन लिख लेंगे, ठीक है, और इसके बाद 3D लिख देंगे, तो ये दोनों सही है, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बिकॉज 4s में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो उसको नहीं भी दिखाएंगे, क्योंकि बाहर वाला सेल है ना, तो नहीं भी दिखाएंगे, चल जाएगा। 3D3 कुछ इस तरह से और दिखा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे। बाकी जो है ना तुम लोग को बनाना है, अभी हम फिलहाल बताएंगे सबको, लेकिन वीडियो पॉज करना है, उसके बाद जो है ना सबको बनाना है, प्रैक्टिस करना है इसका। बाकी जो 3 है उसको हम अभी बता भी रहे हैं, लेकिन तुम लोग को पॉज करके पहले बना लेना है, उसके बाद फिर चेक करना है कि सही बनाए या गलत बनाए, ठीक है। उसके बाद अगर सही बना तो बहुत अच्छी बात है, गलत बना तो देख लेना है कि कहाँ पे गलती हुआ, क्या गलती हुआ, कैसे गलती हुआ, और कैसे जो है ना ये सही होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना था सबको। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे आगे, क्रोमियम का देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो इसमें आगे हम लोग देख रहे हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम 2+ का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्रोमियम 2+ का है, तो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24, ठीक है, 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद देखो 24 का लिखेंगे, तो फिर आर्गन से ही स्टार्ट कर देते हैं ना। आर्गन आ जाएगा 18, ठीक है। आर्गन के बाद क्या था 4s2, ठीक है, 20। उसके बाद क्या था 3D, कितना आएगा 4 आएगा ना, 3D4। मतलब अभी क्या है ना, जस्ट क्रोमियम का लिखे हैं यहाँ पे। क्रोमियम 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा जी, ठीक है, यहाँ से निकलेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज होके, ठीक है। इसको लिखेंगे आर्गन 4s0 या 3D और 3D4। तो 3D4 कुछ कैसा होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 आ गया ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 4। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना एक स्पिन क्वांटम नंबर निकालने के लिए जो फार्मूला था, उसमें क्या था फार्मूला, n×n+2। तो इसका यूज़ करना था ना। तो उसका जो है बोर मैग्नेटम यूनिट भी आ रहा था bm। तो अगर वो निकालने का आएगा तो जैसे इसी केस में बोल देता, क्रोमियम 2+ के केस में बताइए। तो इसको देखो लास्ट क्लास में देखे थे यहाँ पे, जो लोग जो है ना स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए वहाँ पे देखे थे, तो फार्मूला ये था। तो फार्मूला बस यूज़ कर देना है, क्या करना है 4×4+2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 24 का रूट 24 निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये जो होगा वही हो जाएगा क्या, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में हम लोग जो देखे थे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो जो हो जाएगा उसका वैल्यू √24 bm हो जाएगा। तो मतलब आसानी से निकाल सकते हैं, वो जो फार्मूला जो दिए थे ना उसका यूज़ करके। तो उसमें जो है ना इसका ज़रूरत था कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके जो है ना ये फार्मूला में पुट करना है और ये इस तरह से निकाल लेना है। तो ये दूसरा था, इसका इस तरह से हो गया। आई थिंक ये जो है ना अधिकांश लोगों का सही होगा, ठीक है। अगर देखो इसी में जो है ना पूछ देता क्रोमियम का बताइए, ठीक है, सीधे पूछता ना क्रोमियम का बताइए, तो इस केस में क्या सिचुएशन होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे क्रोमियम लिखेंगे तो क्रोमियम का तो देख ही लिए 24 है मेरे पास, तो आर्गन हो जाएगा 18 में, उसके बाद 4s2 3d4 इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कुछ ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे देखना ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से। तो अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो ये ऐसे होता ना, तो ये जो है ना ये गलत है, ऐसा नहीं होगा,
ठीक है, ये जो है ये गलत है। ठीक है ना, तो एक्चुअली होगा क्या, तो कुछ कैसे होगा, ऐसे होगा। इसमें क्या होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा और ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, ये जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो जंप करके यहाँ जाएगा ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होगा, मतलब 4s1 3d5 क्यों हो जाएगा। इसमें जो है ये सही है, तो ऐसा क्यों होगा। बिकॉज अब देखो रीज़न जो है ना कुछ देर बाद ही बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ही बता देते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या है ना, पांचों इलेक्ट्रॉन जो हो गया अनपेयर हो गया इस तरह से, और ये क्या है ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आने के कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसको हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं, मतलब सब आधा भरा हुआ है ना, सब में एक एक भरा हुआ है, दो होना चाहिए था, तो सब में एक एक भरा हुआ है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कारण इसका स्टेबिलिटी जो हो गया बढ़ गया। रीज़न यहाँ पे लिखे, इसको थोड़ा समझा देंगे, तो बाद में समझाएंगे जब कॉपर का करेंगे तो, ठीक है ना, दोनों को साथ लेके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको जो है ना लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निकेल का। तो निकेल 2+ जो है, तो निकेल का कितना होता है 28, निकेल कॉपर जिंक, ठीक है ना, इसका 28, तो 28 हो रहा है ना, याद कर लो। ठीक है, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम 24, उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन, आयरन का 26 होता है। ठीक है ना, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो गया। तो निकेल का 28 हो गया ना, तो अब देखो यहाँ पे आर्गन लिखेंगे। ठीक है ना, सेम आर्गन जैसे लिख रहे थे आर्गन लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा 4s2, पहले निकेल का बना लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ये तो 20 हो गया ना, 18 2 20, और बाकी जो है ना 3d8, +8 आएगा। अब देखो इसमें क्या है ना 2+ था, तो 2+ था तो क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ पे, तो आर्गन लिखेंगे सीधे, और 4s0 और ये 3d, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जैसे अब क्या है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताना है, तो 3d8 बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। 3d8 जो है यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 4, तो ये कुछ इस तरह से हम लोग जो है ना बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 और ये 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर इसमें बात करेगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीनों तो पेयर्ड है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और ये 2, तो 2 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा था नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये बताइए, तो इस तरह से बता देंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन का यहाँ पे डी देखेंगे, यहाँ पे जिंक में Zn2+, तो Zn2+ में भी क्या होगा, आर्गन हो जाएगा, और यहाँ पे 4s2 3d10, ठीक है ना, इसका तो 30 होता है ना, तो 30 होता है, तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर वाले से, तो आर्गन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 4s0 और ये 3d10, इस तरह से। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है अगर इसका 3d का बनाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे सब में, टोटल जो है कितना रखना है 10, तो 6 7 8 9 और ये 10, सब भर गया ना, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा यहाँ पे 0, सब में भर गया तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसको 1 2 बार देख लेना, 1 2 बार बना लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से बनने भी लग जाएगा, तुमसे कोई दिक्कत होगा नहीं। आते हैं हम लोग यहाँ पे कॉपर पे, तो कॉपर पे आते हैं, कॉपर के केस में, उसके बाद है हम लोग वहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो है ना थ्योरी समझेंगे।
तो कॉपर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉपर के केस में। तो कॉपर लेंगे ना, तो कॉपर का तो सिंपली जो है पता है, कॉपर का 29, जिंक का 30। तो कॉपर लिखेंगे तो आर्गन आएगा 4s2 और इसके बाद फिर यहाँ पे 3d9, ठीक है ना, कुछ इस तरह से होगा। 29 इलेक्ट्रॉन है ना, तो भरते जाएंगे तो 18 भर देंगे, 20 भर देंगे या 9, एक इस तरह से भर देंगे। तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे, मतलब कि उस तरह से हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे दे दिए, और जो है ना इसमें जो है 9 इलेक्ट्रॉन हमको देना है। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और इसमें क्या है पेयरिंग करेंगे आप, पेयरिंग कर दिए तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कुछ इस तरह से हो गया ना। तो ये एक्चुअली है ना, ये गलत होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो इसका होता है एक्चुअल में ये हो जाता है आर्गन, ठीक है, 4s1 और 3d10। तो कुछ ऐसे हो जाता है। तो इसमें जो था ना एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, ये जंप करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो जंप करके चला जाएगा, तो इसको जो है ना हटा देते हैं यहाँ पे, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सब में ऐसे, इस तरह से, उसके बाद क्या है पेयरिंग कर देंगे। तो पेयरिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे आ गया यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये जो हो गया मेरा पर क्या हो गया, 4s1 हो गया, और ये 3d10 हो गया, 3d10। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, आर्गन 4s1 और ये 3d10 हो गया, कुछ इस तरह से। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, ठीक है ना। ये फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हो गया। यहाँ पे डी में देखेंगे ना, तो सब में 2 2 2 2 2 है। और इसके पहले जो है ना क्रोमियम में देख रहे थे, तो क्रोमियम में क्या था, सब में 1 1 1 था। तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, और जो था हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, मतलब सब में 2 2 है, उसमें सब में 1 1 है। तो ये फुल फील्ड हो गया, वो हाफ फील्ड हो गया। तो अब इसमें जो है कि ये इससे ये क्यों बनेगा, मतलब जो है कहने का मतलब ये सही है और ये गलत है, ऐसा क्यों। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है ना लिखे हैं, कॉजेज ऑफ, यानी कॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, ठीक है ना, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है ना क्यों आएगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो 2 रीजन है। तो एक जो मोस्ट कॉमन रीजन है कि जैसे यहाँ पे क्या था कि ये जो था 4D था, सॉरी 4S था, और ये क्या था 3D था। तो देखा जाता है ना कि ये दोनों का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से यहाँ से जंप करके यहाँ पे पेयरिंग कर देता है। अब पेयरिंग करने से क्या होता है ना कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाने के कारण क्या होता है, उससे होता क्या है ना कि एक पर्टिकुलर सिमेट्री आ गया। अगर कहीं पे सिमेट्री आ गया ना, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो एक तरह से सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्री आ गया, तो उससे उसका स्टेबिलिटी जो होता है बढ़ जाता है, सिमेट्री आने के कारण। तो पहला रीज़न यही था। इसमें जो था एक और भी कंसेप्ट मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोग जो है ना ये एक्चुअली वो कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे, ठीक है। मेन यही कंसेप्ट है इसमें जो है ना कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। उसके बाद इसको शिल्डिंग इफेक्ट से भी जो है ना करके बताते हैं। तो एक्चुअली वो पढ़ाया नहीं है, तो जो है उसका जो यूज़ नहीं होगा। मेनली ये याद रखना है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद शिल्डिंग इफेक्ट जो है पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो उसका यूज़ कर भी सकते हो। ऐसा उतना कहीं कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है ना, करके उसको थोड़ा सा भी रिलेट कर सकते हो। नहीं तो बस मेनली याद रखना है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे होगा कि 4s और 3d का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके जाता है, तो एनर्जी जो है ना सिमेट्री आ जाता है मॉलिक्यूल में।
ठीक है, या फिर कह सकते हो ऑर्बिटल में सिमेट्री आ जाता है, उसके कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है ऑर्बिटल का बढ़ जाता है, मतलब जो भी ना एटम का एक तरह से वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन जो बोल रहा है कि हाई एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो ज़्यादा डिटेल से तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, बस जो पढ़ना है बता यहाँ पे जो है ना उसको समझा देते हैं। ऐसे डिटेल से ही पढ़ा देंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं नहीं पूछता है उतना, बस बेसिक चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहले पढ़ाते भी थे लेकिन अब कहीं पूछता नहीं है तो उसको जो है ना वहाँ पे जो है स्किप कर दिए, ऐसे भी बच्चे को भी समझ में नहीं आता है वहाँ पे, मतलब थोड़ा हायर लेवल का है और उसका कोई यूज़ ही नहीं, कहीं नहीं है, तो बस एक बेसिक जो इसका थ्योरी है ना उसको समझते हैं यहाँ पे। कि जैसे बोल रहा है कि हाई एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, तो पहले ये दोनों होता क्या है ना, उसके बाद फिर ये हाई एग्रीगेट वैल्यू हम लोग समझ जाएंगे। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन वन एक्सचेंज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यानी एक्सचेंज एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, वो बता रहा है कि वन एक्सचेंज ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कि किसी डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो एक्सचेंज एनर्जी जैसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे तो जो है ना सब तो पेयरिंग में है तो उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अनपेयर्ड वाला जैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे डी ही का मान लिए, तो मान लो ये दो, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक्सचेंज कर सकता है ना, ये जैसे ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, तो एक एक्सचेंज में ये इससे कर ले चाहे इससे, तो एक एक्सचेंज में, ठीक है ना, एक्सचेंज करने में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो बहुत सारा यहाँ पे चेंज आता है, जैसे ये कितने से कर सकता है, 3 से कर सकता है, ये कितने से कर सकता है, 2 से, और ये कितने से कर सकता है, 1 से, तो 3 + 2 + 1 6, ठीक है ना, 6 × 1 का जो एक्सचेंज एनर्जी होगा 6, ठीक है ना, उससे हम लोग करते हैं, तो वो सब ज़रूरत नहीं है, कहीं पूछता नहीं है। बस हम लोग को आइडिया रखना है कि ये दोनों का यूज़ यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे। तो एक्सचेंज एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एक एक्सचेंज में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी देना पड़ेगा टू पेयर अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे, ठीक है ना, यही इलेक्ट्रॉन था, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको पेयर अप करना है, तो पेयर अप करना है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप जो है ना कैसे करेंगे, जैसे इसी केस में पेयर अप कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तो पहले से पेयर अप था ना, अनपेयर्ड है तो उसको पेयर अप कर रहे हैं, तो पेयर अप करने में क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो इसको पेयर करने में बाहर से एनर्जी देंगे तब जाके ना एक दूसरे से नज़दीक आएगा। इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो बाहर से एनर्जी देंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नज़दीक आने लगेगा बाहर से एनर्जी देने के कारण। तो जो एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, एक पेयरिंग में, उसको हम लोग कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, पेयरिंग करने में एनर्जी देना पड़ रहा है, एक्सचेंज एनर्जी में एनर्जी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो ओवरऑल जो सिस्टम से एनर्जी इवॉल्व होगा ना, तो वो क्या होगा, एक तरह से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर कोई सिस्टम है, ठीक है ना, किसी भी जनरलाइज सिस्टम में एनर्जी अगर उससे रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका स्टेबिलिटी जो है ना एक तरह से बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, हाई एग्रीगेट वैल्यू ऑफ दोनों का बोला है ना, कहने का मतलब एक्सचेंज एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो रहा होगा, ओवरऑल क्या होगा, एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, तो ये सिस्टम जो है ना यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो बस ध्यान में बस रखना है, जनरली तो पहला ही पॉइंट सब जगह तुमको लिखा होगा। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाई एग्रीगेट वैल्यू होता है एक्सचेंज एनर्जी का और पेयरिंग एनर्जी का। और ये क्या होता है इसको तो हम लोग यहाँ पे बता दिए हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको घर से बना के लाना, इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑर्बिटल का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो बोल रहा है कि अगर किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, मान लेता है कि इमेजिनरी कोई ऑर्बिटल बना लिया, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है मैक्सिमम, पहले 2 था अब 3, तो कह रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा।
तो थर्ड पीरियड में कितना होता है जी 288 होता है ना, पहला में 2, फिर तीसरा, दूसरा में 8, फिर ठीक है ना 8, तीसरा में भी तो 8 ही होता है, ठीक है ना, फिर 18, 18, 32 होता है ना, इस तरह से। तो तीसरा में तो 8 होता है, तो अब पूछ रहा है कितना होगा, तो इसको बना के देखना, ठीक है ना, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो ये कुछ यहाँ पे जो ओवरव्यू हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है ना स्टेबिलिटी ये सब, इसके पहले लिखते विखते कैसे हैं ये सब हम लोग समझ गए। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का दो रीजन था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाई एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी पेयरिंग एनर्जी देना पड़ता है, तो ओवरऑल जो है ना एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी आएगा उस सिस्टम में, इसलिए जो होगा हाई एग्रीगेट वैल्यू ऑफ जो है ना ये होगा। तो ये कुछ यहाँ पे ख़त्म हुआ थ्योरी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन इसमें अब हम लोग करते हैं। कुछ यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन सब इसमें बाकी है, क्वेश्चन करना है बाकी है, चैप्टर का थ्योरी जो है ना ख़त्म हो गया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, मतलब अच्छा सा क्वेश्चन तो कराए हैं कुछ, लेकिन वैरायटी वाला क्वेश्चन जो है नहीं कराए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक आसानी सा जो है ना आसान सा ही क्वेश्चन लेते हैं, बस ये अलग है, इस तरह का नहीं कराया है अभी तक। तो फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम of an electron in A में लिखेंगे, ठीक है ना, 4s ऑर्बिटल, B में लिखेंगे 3p ऑर्बिटल, ठीक है, C में लिखेंगे 4th ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको जो है ना कैसे बनाएंगे हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व यहाँ पे देखना कैसे करेंगे। एंगुलर मोमेंटम निकालने बोलेगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम देखो हम लोग कहाँ पे देखे थे, एक तो जो है एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखे थे बोर थ्योरी वाला, और जैसे ऑर्बिटल्स के केस में है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है ना। तो जैसे 4s बोल रहा है तो ये क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया ना, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एक तरह से बोल रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे ए में, ठीक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा ऑर्बिटल के केस में तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। तो अगर सीधे क्वेश्चन में बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम ही लिखते हैं, नहीं तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल के लिए बोल रहा है तो सीधे एंगुलर मोमेंटम जो होगा ये के केस में कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट L इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2π, फार्मूला तो ये था ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एस के लिए बात करेंगे तो ठीक है, सॉरी एस के लिए बात करेंगे 4s ऑर्बिटल है ना, तो एस हो गया, तो एस के लिए क्या होता है, एल का वैल्यू कितना होता है 0, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0, देखिए ना क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 h/2π 0 हो जाएगा। बी में बात करेंगे तो p, ठीक है ना, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ना, बस हम लोग को टर्म ये पूछ रहा था, इसी को हम लोग निकाल के बता देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट L इंटू एल प्लस 1 h/2π, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 h/2π, तो कितना हो जाएगा √2 h/2π, या फिर इसको लिख सकते हैं h/√2π, कुछ ऐसे। तीसरा कैसे बनेगा, थर्ड पार्ट फोर्थ ऑर्बिट का, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ठीक है, और फोर्थ ऑर्बिट कितना हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वी आर इजकल टू NH/, ठीक है ना 2π, तो इसको जो है
लिख लेंगे 4h/2 पाई, तो क्या आ जाएगा 2h/पाई, ठीक है ना। सो इसको लिख देंगे वैल्यू। तो इस तरह से जो है ना हम लोग एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो है इसके बाद है ना थ्योरी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, और कुछ क्वेश्चन अभी और कराना है थोड़ा बहुत, तो उसका एक छोटा सा जितना टाइम का लेक्चर बनेगा उसको बना देंगे अलग से और उसको दे देंगे। उसके बाद क्या है ना कि सबको फिर जी का बुकलेट कंप्लीट बनाना है और सबके नोट्स में होना चाहिए बना हुआ। तो उसका जो भी क्वेश्चन है सबको जो है ना एक तरह से डिस्कस करेंगे, हर एक चैप्टर का उसका जो भी है एक्सरसाइज और सीपीपी और जो भी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव जो भी था उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। सबको बनाना है, खासकर आईटी वाले को, मेडिकल वाले को तो पता ही है कौन सा पैकेज बनाना है। तो ये बनाना है और ये कंप्लीट बनाना है, तो इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी बनाना है साइड्स बनाओ, लेकिन ये पूरा बनाना है और उसमें हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिसको भी जो भी दिक्कत रहेगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो बोर्ड पे बता के जो है ना हम उसको बता देंगे जो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, जो मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हो रहा है उस क्वेश्चन को। बाकी डॉट क्लास में तो बेसिक जो है ना उसमें देख ही लेंगे कि क्या मतलब छोटा मोटा है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वहीं पे बात कर लेंगे, कुछ बता देंगे तो आसानी से जो है ना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो उसको अलग से हम लोग कर लेंगे। तो इसको यहीं रखते हैं। एक और इसमें जो है ना क्वेश्चन का छोटा सा इसमें एक लेक्चर बना देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन कर देंगे। इसका भी एक क्वेश्चन बाकी था लास्ट क्लास वाला, उसको भी उसमें कर देंगे। इसका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे गैस स्टेट पढ़ेंगे, तो गैस स्टेट का स्टार्टिंग हो जाएगा। आप लोगों का काम है क्वेश्चन बनाइए। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा स्लो ही रहेगा, तो इधर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, साथ में नेक्स्ट चैप्टर का भी जो स्टार्ट करेंगे उसको भी जो है ना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन जो भी बनाना है उसका बुकलेट उसका दे देंगे ग्रुप में। तो बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर गैस स्टेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।